हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय श्रुति चैनल पर। तो आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल। आज मैंने ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे, बिकॉज इसमें हमें कुछ समझने का नहीं, ये हमें जो है क्रैम ही करने, रटने ही है। रेस्ट आपके जितना भी होगा पूरा सेल चैप्टर बिल्कुल सिंपल टॉपिक से लेके हाई लेवल तक हम पूरा ड्रॉ करके समझेंगे। पहले इन्हें देख लेते हैं हम। सबसे पहले फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ सेल एंड उससे रिलेटेड जो आपके टिश्यूज हैं फर्दर हायर स्टडीज तक जाना। बेसिकली तो साइटोलॉजी मतलब होता है आपका सेल की स्टडी करना। तो जो हमारे फादर है साइटोलॉजी के वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। इनको हम साथ साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें मेमोराइज अच्छे से हो जाए। फादर ऑफ साइटोलॉजी वॉज रॉबर्ट हुक। साथ में साइटोलॉजी जो टर्म है वो हमें दी थी मिस्टर हर्टविग ने। फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स हमारे एच.जे. मूलर थे। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन थे? स्वानसन, मतलब जिन्होंने बाद में हमें फर्दर डीएनए, आरएनए और जो सेल्स में चेंजेस आते हैं उन सबके बारे में बताया था। देन हमारे फादर जो इंडिया में कौन थे साइटोलॉजी के, वो थे हमारे ए.के. शर्मा। देन जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कहाँ से हमें साइटोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब किया था? बेसिकली उन्होंने जो ट्री होता है, अगर जैसे ये हमारा ट्री है, इसकी ये जो बार्क होती है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसमें से हमें इस तरीके से सेल्स को निकाल के उन्होंने डिस्कवर किया था। वो था बार्क ऑफ द ट्री से। देन हमारे जो ए.वी. ल्यूमेन थे उन्होंने लिविंग सेल के ऊपर रिसर्च की थी, लिविंग सेल्स के बारे में हमें बताया था। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्लीडन एंड स्वानसन ने, ठीक है। देन रुडोल्फ वर्चू ने हमें बताया था कि अगर एक सेल है तो जो हमारा न्यू सेल ऑर्गेनाइज होगा या आपका रिप्रोड्यूस होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगा। दिस वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चू। देन हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है दैट इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है आपको होता है न्यूरॉन। अभी हम सब देखेंगे फर्दर चैप्टर्स में, ठीक है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है हमारा आरबीसी। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, सीटेट हो गया, टीचिंग एग्जाम्स भी सारे, बिकॉज हम इसमें बिल्कुल सिंपल टॉपिक को हाई लेवल तक लेके जाएंगे। उसके कोर्स को सभी हम कोई भी इसका कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं। अगर हम एक टॉपिक उठाते हैं तो उसका पूरी क्लैरिटी करेंगे, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 360 डिग्री में। आइए लेट्स स्टार्ट। तो ये सब मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बता दी कि इन्होंने क्या क्या हमें दिया था। तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ और अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आई होप ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगी। आई होप हो गया होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल। बेसिकली सेल क्या होता है? जो सेल है हमारा एक किसी भी बॉडी का वो एक फंक्शनल या एक बेसिक यूनिट होती है। फंक्शनल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की ही वजह से हम अभी आज अपने सही दो पैरों पर खड़े हैं, बिकॉज जो हमारी पूरी बॉडी है वो सेल से ही मिलके बनती है। सेल के बाद बनते हैं हमारे टिश्यू, टिश्यू के बाद हमारे फर्दर डेवलपमेंट होते होते ऑर्गन, सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से डेवलप होते हैं, ठीक है। ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम पूरा और ऑर्गेनिज्म ऐसे, ओके। सेल, अब जो हमारा सेल है वो बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं। सेल प्रोकैरियोट्स, दो टाइप का होता है मेजरली, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रो, अब नाम से ही समझ सकते हो आप, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जिसमें आपका जो न्यूक्लियस है या तो वो होगा ही नहीं। न्यूक्लियस क्या होता है ये मैं आपको आगे बता दूंगी। तो जो न्यूक्लियस है हमारा या तो वो होगा ही नहीं या वेरी वेरी प्रिमिटिव होगा, मतलब बहुत ही कम, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और यूकैरियोट जिसमें आपका न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इजीली प्रेजेंट होते हैं, साथ में न्यूक्लियस, पोर आपका ये सब और प्रेजेंट होते हैं आपके सेल में, ठीक है। ये हमारे सेल हो गए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इनकी बेसिस के ऊपर। अब हम उसमें इसके ऑर्गेनल्स की फर्दर बात करते हैं। हम अपना जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली वही स्टडी करेंगे, जिसके बेस पे आपके डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो पूछेगा तो या तो आपको पता होना चाहिए बेसिक की सेल क्या होता है। सेल हमारी एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रो में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, अभी हम देखने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। और यूकैरियोट्स में आपका न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली प्रेजेंट होती है। अच्छा, एक चीज और, सेल को आप फर्दर इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दो टाइप का होता है, मतलब प्लांट्स में भी सेल्स होते हैं और एनिमल्स में भी सेल्स होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको अभी पता चलेगा, इसलिए मैंने सेल वॉल अलग से लिख दिया था। बिकॉज एनिमल सेल्स में हमारी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, बट प्लांट सेल्स में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, अगर आप लोग को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
आई होप हो गया होगा। सो अब हम पढ़ेंगे सेल्स के ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल ही ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे जो सेल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल, ठीक है। सेल्स है वो दो टाइप के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ये हमारा है आपका प्लांट सेल। हमारा जो प्लांट सेल है वो इसी तरीके से दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, थोड़ा रेक्टेंगुलर स्क्वायर आप कह सकते हो। और ये हमारा है एनिमल सेल जो थोड़ा ओवल सर्कुलर शेप का आपको दिखाते हैं, ओके। सो अब हम इसके ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपके प्लांट सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो बोलते हैं सेल वॉल। ये हमारी आउटर कवरिंग है प्लांट्स की, जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। साथ में जो आपके इन अंदर की जो सेल वॉल से जस्ट इनसाइड एक कवरिंग होगी, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फर्दर आपके जो इनगोइंग और आउटगोइंग, मतलब अंदर और बाहर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी होता है, उसका आगमन और जाने में उसकी जो है हेल्प करती है। तो प्रोटेक्शन के साथ जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी हम बोल सकते हैं कि पैसेज, एक तरीके से फॉर वाटर, पैसेज फॉर H2O मीन्स वाटर एंड वाइटामिन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसके देख लेते हैं। तो ये हमारी एनिमल सेल्स में जो हमारी सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, हमारी डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल जो है नहीं होती है, ठीक है। अब देख ही सकते हैं ह्यूमन बींग्स जो है मैमल्स में आते हैं, तो बेसिकली हमारे ऊपर कोई ऐसी आउटर कवरिंग नहीं है, हमारी डायरेक्ट दिस ये है सेल मेम्ब्रेन है हमारी डायरेक्ट हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके सेल्स की स्टडी करते हैं। देखो जो हमारा एनिमल सेल है इसमें सेंटर में या एक आप कह सकते हैं सर्कुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट सेल में भी जरूरी नहीं सेंटर में ही हो, ठीक है, लेकिन एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो ये दोनों हमारे हैं न्यूक्लियस, जिसके ऊपर ये जो मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे होते सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर एक इनर, इसलिए हम इसको डबल मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। हम ये सब एक एक करके भी पढ़ाई करेंगे। एक बार जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं सेल में। फिर उसके बाद हमारे होते हैं ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से स्कैटर, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें मिल जाएंगे इस तरीके से, आप कह सकते हो दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हमारे होते हैं गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट, वो बेसिकली इस तरीके से ही निकल रही होती है, वो भी थोड़ी मतलब सिमिलर सी कह सकते हो आप। दिस इज गोल्गी बॉडी, जब बाकी एग्जैक्ट शेप जब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे मैं तब बना दूंगी, ठीक है। फंक्शनिंग के साथ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज में। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। जो राइबोसोम्स है आपके वो दो टाइप के होते हैं। ये राइबोसोम्स है हमारे, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, SER और RER, SER और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम अलग अलग भी इनको पढ़ेंगे। तो बेसिकली यही आपके सेल्स के मेन फीचर्स हैं। रेस्ट अगर अभी कुछ बीच में छूट रहा है डायग्राम में तो हम अभी जब फर्दर बाइफरकेट करके पढ़ेंगे तब उसमें देख लेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा था, मुझे आपको बताना था कि जो हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं वो किन किन चीजों के मिलके बनी होती है अलग अलग सेल्स में। जैसे बैक्टीरिया में हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइड मतलब होता है अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है। आई थिंक ऊपर का विजिबल ना हो तो मैं लिखती हूँ अमीनो एसिड्स, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन और ग्लाइकेन मतलब मॉलिक्यूल्स आपके जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अटैच्ड होते हैं नाइट्रोजन के साथ।
देन प्लांट सेल में हमारी सेलुलोज की बनी होती है, तो ये जो सेल वॉल हमारी सेलुलोज की बनी हुई है। एल्गी में हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं साइनोबैक्टीरिया, उसमें सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टोन्स की बनी होती है, और फंगस में हमारे काइटिन की बनी होती है। सो ये हमारे सेल वॉल हो गए। अब हम पढ़ते हैं आगे फर्दर इनको एक एक पार्ट सब पार्ट करके। मैं रब कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। मेरा अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारा होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको हम। इसको क्यों बोलते हैं, देखो ये हमारा ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे एटीपी की फॉर्मेशन करता है। एटीपी मींस एनर्जी, एनर्जी करेंसी, ठीक है। और एटीपी की फुल फॉर्म होते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब जितनी भी सेल में आपकी एनर्जी बनेगी उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें आपको कुछ फोल्डिंग्स दिखाई दे रही होगी, इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं, फोल्डिंग्स को। तो क्रिस्टे आर नोन एज फोल्डिंग्स, ठीक है। सेकेंड हमारा ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है हमारे पास, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, वो बेसिकली आपकी जो फूड की स्टोरेज और पैकेजिंग में हेल्प करता है। और वो दो टाइप होता है, SER जो मैंने भी आपको बताया था, और RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज स्मूथ, और दिस इज रफ। ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इस पे होते हैं आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है। जैसे अगर ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से मैश शेप होता है, तो अगर इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। आउटर सरफेस पे होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसका फंक्शन ही है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका फैट की स्टोरेज में और लिपिड्स की स्टोरेज में हेल्प करता है, या सिंथेसिस में, आप कुछ भी कह सकते हैं, स्टोरेज एंड सिंथेसिस। तो ये हमारे दो हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं आपके, वो फर्दर जो है, जैसे ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली इनको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, 30S यूनिट, 50S यूनिट, ये आपको क्या इतना डीप नहीं जाना है। और ये हमारे प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन कैसे बनेगा, जैसे कि DNA से ये आपके RNA बनाएंगे, और RNA से आपका प्रोटीन बनाएंगे। जो हम ये पढ़ते हैं ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर DNA का, RNA का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। फिर आपको कोई भी मान लो ल्यूसिन प्रोटीन बन गया, एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। तो ये आपके राइबोसोम्स की हेल्प से ही होता है। DNA से RNA बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो और ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी को हम सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। इसको हम सेमी ऑटोनमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये खुद अपना DNA और RNA जनरेट कर सकता है, इसको जरूरत नहीं होती है, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस ये कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हम अपना फोर्थ पढ़ते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। लाइसोसोम को इसलिए बोला जाता है सुसाइडल बैग, जब भी बाहर से कोई आपको वायरस या कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, और अगर उसने एक सेल को आपने इन्फेक्ट कर दिया, तो ये जो लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होगा, ये इसको खुद ही डिग्रेड कर देगा, खुद ही अपने सेल को मार देगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। रेस्ट में आपको एक बारी मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसमें से बता देती हूँ। हमारा लाइसोसोम हो गया, जिसको हम सुसाइडल बैग, डिस्पोजल बैग, या हम एटम बॉम्ब या क्लीनर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो राइबोसोम वाली जो टर्म है, वो हमारे जो साइंटिस्ट ने दी थी, उनका नाम था रिचर्ड बी रॉबर्ट। आपको लर्न करने तो आप कर सकते हैं, एक फैक्चुअल पॉइंट है, रिचर्ड बी रॉबर्ट, ठीक है।
इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जरूर याद रखना कि राइबोसोम्स पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो दीज आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 2 टाइप का प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं इसको रख कर दूंगी। आई होप हो गया होगा, इधर बता दूँ। अब हमारा है फिफ्थ ऑर्गेनल, दैट इज न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो आपको इस तरीके से सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसमें हमारे होते हैं क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा जीन कैरी करते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। जैसे अगर मान लो किसी के जो पेरेंट्स है वो काफी फेयर इन कलर है, ठीक है, तो बच्चा भी फेयर कलर का हो गया, तो वो कहते हैं ना कि इसके जीन्स ट्रांसफर हो गए। तो वो जीन्स कहाँ होते हैं सेल में? वो होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और क्रोमोसोम होते हैं यहाँ न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसी वजह से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस ये कैमेलो गोल्गी ने आपका दिया था। ये बेसिकली पैकेजिंग में हेल्प करता है, सेल के पैकेजिंग फंक्शंस में। जैसे प्रोटीन्स और लिपिड्स अगर आपके फॉर्म हुए हैं तो ये उनकी पैकेजिंग करेगा, गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। जो डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से, जो हमारे डीएनए होता है मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें हमारे जो होते हैं ना वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमारे जो बैकबोन होते हैं वो बेसिकली फॉस्फेट और नाइट्रोजन की होती है। तो इसमें जो हमारे न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मिलके बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। बेसिकली इसमें जो ये हमारी मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोटाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इसमें जितना भी आपके न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होगा इसको मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद हमारे ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं वैसे बता देती हूँ आपको। जैसे जो डीएनए होता है वो हमारा होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसमें हमारे 4 बेस पेयर पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं बेस पेयर्स। सिमिलरली आपका जो आरएनए हो जाएगा, जो आपके डीएनए के बाद बनता है, उसमें जस्ट आपका यूरेसिल आ जाता है। थाइमिन की जगह पे हम यहाँ पे यूरेसिल कर देंगे, रेस्ट बेस पेयर सेम रहते हैं। और इनकी जो पेयरिंग होती है वो ए की पेयरिंग होती है थाइमिन से, ए डबल बॉन्ड विद टी, और जी की पेयरिंग होती है साइटोसिन से, जी ट्रिपल बॉन्ड विद सी। ये इतना आपको मतलब समझने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि डीएनए में हमारे 4 बेस पेयर्स मिलते हैं, बेस पेयर जिनसे वो मिलके बनता है। उसकी बैकबोन जो की होती है, मतलब मेन जो उसमें होगा वो तो फॉस्फेट और नाइट्रोजन के ग्रुप्स होंगे, जिनको हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। लेकिन उसमें 4 ये बेस पेयर्स होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, जिसमें ए एडेनिन और थाइमिन की जो पेयरिंग होगी वो डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड्स आपके हाइड्रोजन के, ठीक है, वो ए डबल बॉन्ड विद टी होगा, और ग्वानिन और साइटोसिन की ट्रिपल बॉन्ड से पेयरिंग होगी, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह आपका बस यूरेसिल आ जाता है, रेस्ट हमारा जो सेम रहता है। हमारा जो डीएनए होता है इसकी ये जो आपकी लेंथ होती है ये होती है हमारी 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, और जो विड्थ होती है इस तरीके से होती है आपकी 2 नैनोमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा, और ये मैंने प्रोसेस आपको बताई दी, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनने की। इसको हम सेंट्रल डोगमा भी बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ हमारा जो साइटोलॉजी है, सेल की स्टडी, सेल चैप्टर, वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।